नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। सेहत आपकी कार्यक्रम देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर हम आज के समय में यानी वर्तमान समय में गौर करें तो हम पाएंगे कि हृदय रोग के बाद हड्डियों के रोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई तमाम समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसके क्या क्या खास कारण है, इसके बारे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही जानकारी देने वाले हैं अपने आज के विषय में। हमारा आज का विषय है वर्तमान समय में हड्डियों के जटिल रोग। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संदीप कपूर को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। और दर्शकों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हड्डियों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं से हम सभी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ग्रस्त होते हैं। इनके क्या कारण हैं और साथ ही साथ इनके लिए हमें किन किन उपचार की आवश्यकता होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपना पहला सेगमेंट डॉक्टर के साथ। तो वर्तमान में अगर बात की जाए हड्डी रोग के विषय में, तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि 3 तरह की समस्याएं काफ़ी कॉमन हैं। तो हड्डी रोग हम लोग उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आजकल कॉमन है। एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं, वाहन तेज़ रफ्तार के आ गए हैं। BMW, मर्सिडीज़, जगुआर, तरह तरह के वाहन मौजूद हैं जो रफ्तार 100 के ऊपर जाते हैं। लोग स्पीडिंग भी करते हैं। तो जो सबसे कॉमन आज की तारीख में हमारे पास मरीज़ आता है वो होता है फ्रैक्चर का, और ये अधिकांश रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के होते हैं। दूसरी चीज़ जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत आयु बढ़ गई है, और आयु के बढ़ने से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज्वलंत हो चुकी हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो वो हड्डियाँ शिथिल हो जाती हैं, उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो अधिकांश बुजुर्ग हम लोग के पास आजकल अस्पतालों में आते हैं 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, और कूल्हे की हड्डी टूटी है, कंधे की हड्डी टूटी है, कलाई की हड्डी टूटी है। तो इस तरह के फ्रैक्चर्स हम लोग को काफ़ी देखने को मिलते हैं, और ये एक हाउस होल्ड पारिवारिक समस्या है जो कि बहुत कॉमन है। और तीसरी चीज़ जो हम लोग आजकल देखते हैं वो है आर्थराइटिस। तो लोगों के शरीर का वज़न ज़्यादा है, फिर वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, औसत आयु बढ़ रही है, तो समय के साथ जोड़ घिसते हैं और वेट बेयरिंग जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग समराइज करें तो 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड फ्रैक्चर्स, और तीसरे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स को गठिया रोग की हम लोग बोलते हैं, और गठिया इफेक्ट करती है। दर्शकों, जैसा कि आज आपने डॉक्टर के साथ में जाना कि कैसे आज हम हड्डियों से जुड़ी हुई जटिल समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं, जैसा कि आर्थराइटिस की बात की जा रही है, इसके साथ ही साथ जो फ्रैक्चर्स होते हैं, कई बार फ्रैक्चर्स होते हैं शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको ऑस्टियोपोरोसिस और साथ ही बढ़ती उम्र में होने वाली हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। आप इस पर जानकारी ले सकते हैं और इसके लिए आपको बस जुड़ना होगा हमारे साथ अगले सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में एक बार फिर से हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा विषय है वर्तमान समय में हड्डियों की जटिल समस्याएं। इस विषय पर हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर संदीप कपूर, और यदि आपके पास कोई भी समस्या है आज इस विषय पर तो हमें ज़रूर कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसे अवश्य नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर है 0522 4015 988। हमारा दूसरा नंबर है 0522 2205756। हमारा तीसरा नंबर है 0522 2288 698। दर्शकों, जैसा कि आपको ये फ़ोन नंबर्स आप मिल चुके हैं, और इन फ़ोन नंबर्स का जब आप इस्तेमाल करें उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम अवश्य ही कम कर दें, या फिर आप थोड़ा दूर हो जाएं। और साथ ही साथ यदि आपकी आज के विषय से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो हमें अवश्य ही कॉल करें, हम आपके कॉल्स का स्वागत करते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम इस विषय पर बातचीत करने बैठे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों की जो समस्या है उसका निदान उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम आरटीए पर बात करते हैं कि आपने बताया कि हड्डियों की एक जटिल समस्या हो जाती है आरटीए, यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो इसमें किस तरीके से पेशेंट्स की परेशानी होती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि पहले लो वेलोसिटी इंजरीज आती थी। लो वेलोसिटी इंजरी, भाई स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, जो स्कूटर दूसरे स्कूटर से टकराया, जो स्पीड थी वो कम थी। जी, अब जब से रफ्तार बढ़ी है तो ये इंजरी पैटर्न बदल चुका है। एग्जैक्टली। तो इंजरी पैटर्न बदलने से हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्चर्स का पेशेंट आते हैं, जिसको हम लोग पॉलीट्रॉमा कहते हैं। जी जी। तो पॉलीट्रॉमा का जो मरीज हम लोग के पास आता है तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ली जाती है, जिसमें मरीज की सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मरीज की जान बचाई जाए। जब उसकी जान बच जाए उसके बाद उसकी हड्डियों का उपचार हो। तो इतना एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी में, जैसे एडवांसमेंट्स रफ्तार और एक्सप्रेसवेज और उन सब में वाहनों में हुआ है, जी जी। उतना ही एडवांसमेंट चूंकि इसकी नीड हुई, इसकी ज़रूरत हुई, तो वही सब एडवांसमेंट्स हम लोग के पास फ्रैक्चर मैनेजमेंट में हुआ है। जी। तो की होल सर्जरीज शुरू हो गई। मल्टीपल फ्रैक्चर्स का पेशेंट आया, उसमें हम लोग इम्प्लांट बेस्ड सर्जरीज करते हैं। एक जान की हड्डी टूटी है, एक छोटे से चीरे से नेल डाल दी, उसी मरीज की दूसरी जगह हड्डी टूटी है, फिर एक छोटे चीरे से कुछ और उसको फिक्स कर दिया, तो और प्रोसीजर्स छोटे हो गए हैं, एनेस्थीसिया सेफ हो गया है, जी। तो इस मरीज की छुट्टी जल्दी हो सकती है, प्लास्टर भी नहीं लगते, तो रिहैबिलिटेशन है। तो इन सब उपलब्धियां इस समय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के साथ मैनेजमेंट में हम लोगों ने कि जी। आईसीयूज बन गए हैं, अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर गया है। इससे हम लोग को काफ़ी लाभ हुआ है मरीजों को देने में। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं, हेड इंजरी साथ में होती है, अक्सर देखा गया है, और ऑर्गन इंजरीज होती है। उनके अलावा फ्रैक्चर्स का मैनेजमेंट होता है। तो प्राथमिकता है हेड इंजरी, जी। ऑर्गन इंजरीज, और फिर तीसरा है फ्रैक्चर। तो जान बचे, अगर हेड इंजरी है तो हेड इंजरी का इलाज किया जाए। लेकिन अब यह है कि हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी भी कर सकते हैं कि अगर पेशेंट के और दिक्कतें भी हैं, उसके साथ साइमल्टेनियसली फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट शुरू हो ओके, जाता है। यानी कि पूरा मैनेजमेंट आपने जैसा कि बताया कि किस तरीके से फ्रैक्चर मैनेजमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ नोएडा से इस वक्त एक कॉलर हैं, उनका नाम जान लेते हैं और उनका प्रश्न जानते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। नाम बताएं प्लीज। जी मैम, मेरा नाम सौरभ पाठक है। जी, मैं स्वागत ग्रेटर है। नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मैम, मेरा प्रश्न है, हम्म। हड्डियों की समस्या क्या किडनी खराब होने के कारण भी हो सकती है? थैंक यू मैम। ओके। हड्डी की समस्या किडनी खराब होने से निश्चित हो सकती है। उसको हम लोग रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी से ये मतलब है कि विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है, उस एक्टिव फॉर्म में गुर्दे का रोल है। जी। अगर किसी की किडनी खराब है तो उसके विटामिन डी की कमी होगी, और विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म है वो नहीं मिलेगा। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बोन्स शिथिल हो जाएंगी, और ऐसे पेशेंट्स फ्रैक्चर्स के प्रोन हो जाते हैं। जी। तो ऑस्टियो मतलब हड्डी, और डिस्ट्रॉफी मींस उसका शिथिल हो जाना। तो अगर पेशेंट्स के दिस इज वन ऑफ द, ये एक वजह है ऑस्टियोपोरोसिस की। जी डॉक्टर साहब, अब जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात यहाँ कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में कम होने की वजह से होता है। जी। और जो सबसे कॉमन वजह हैं वो दो वजह हैं। एक तो एज, जिसको हम लोग सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां, जैसे हमने आपको एकदम शुरुआत में बताया था कि जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी हुई है, बोन्स वीक होती जाती हैं, और कैल्शियम बोन से निकल करके ब्लड में आ जाता है अगर जी। रिक्वायरमेंट है। तो एक जो कॉमनेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस है वो सेनाइल, आप देखते हैं अक्सर सड़क पे लोग चल रहे होते हैं और पीठ में कुबड़ निकला हुआ है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है। ओके। और दूसरी जो कॉमन वजह है वो लेडीज में बहुत कॉमन है, उसको हम लोग पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक्चुअली ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है लेडीज में, जब इसकी मीनोपॉज के पास मात्रा उसकी गिरती है तो ईस्ट्रोजन का काम ये है कि कैल्शियम को बोन से बाइंड करना। अगर ईस्ट्रोजन कम होगा तो कैल्शियम बाइंड कम होगा, और कैल्शियम से बोन से कैल्शियम डिप्लीट होगा, और इन मरीजों की बोन्स वीक होकर के और फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाएंगी। जी। तो कैल्शियम की मात्रा बोन में जब कम होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है,
इसीलिए हम लोग इसके टेस्ट बोन डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी वगैरह से करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या एक वजह ये भी मानी जाती है कि जो लोग डेस्क वर्क ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क इनका कम है, एक्सरसाइज कम है, तो वो भी एक कारण बनता है? नहीं, डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग कहते हैं। जैसे जी। किसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें जंक लग जाएगा। तो पहले मरीजों का फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट प्लास्टर से होता था, ट्रैक्शन से खिंचाव लगा दिए जाते थे। 2-2, 3-3 महीने मरीज बिस्तर पे लेटा रहता था। तो जो ये मरीज बिस्तर पे लेटा हुआ है उसका कैल्शियम, बोन से कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है। तो डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बैठे रहने से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, यहाँ ये बैठे रहने से और आपको एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिल रही है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है जी। एडिक्वेट, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि बैठे रहने से कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या जानना हाँ चाहेंगे? नमस्कार, मैं देहरादून से संजय ममगाई बोल रहा हूँ। जी। मैं डॉक्टर साहब से मालूम करना चाहता हूँ कि बाल्य अवस्था या शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था या जब आदमी वयस्क होता है, मनुष्य को विभिन्न कार्यों में काम करने पड़ते हैं, चाहे वो खेल कूद ही क्यों ना हो, चाहे मजदूरी क्यों ना हो। क्या पौष्टिक आहार और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने हड्डियों के रखरखाव में? धन्यवाद। थोड़ा क्लियर करेंगे आप? डॉक्टर साहब, शायद इनकी जो सोच है या इनका प्रश्न है वो ये है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए किस अवस्था तक उसको मजबूत रख सकते हैं और किन पौष्टिक आहार के माध्यम से, और साथ में और हम क्या करें जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत बनी रहें? नहीं, न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रिशन का मतलब ये हम लोग देखते हैं कि जिन मरीजों को मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स मतलब ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि पेट कुछ पचाता नहीं है और सब कुछ निकल जाता है, तो ऐसे मरीजों में कैल्शियम की कमी होती है। जी। लेकिन न्यूट्रिशन अगर एडिक्वेट ना हो, मरीज के खाने में मात्रा कैल्शियम की हिंदुस्तान में काफ़ी कॉमन है। बच्चों में हम लोग को रिकेट्स देखने में मिलती है, एडल्ट्स में उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कैल्शियम की मात्रा खाने में, जो अधिकांश होती है हम लोग के एक मील में, दूध, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं इसमें कैल्शियम मौजूद है। दिक्कत विटामिन डी की होती है, जो आजकल हम लोग अधिकांश मरीजों में पा रहे हैं कि विटामिन डी कम होता है। अगर विटामिन डी कम होगा तो विटामिन डी कम होने की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ, आपके चाहे खाने में मात्रा पूरी है लेकिन वो कैल्शियम इस्तेमाल नहीं कर रहा है शरीर, तो उन मरीजों में दिक्कत हो जाती है। तो विटामिन डी को कहाँ से लाया जाए? तो विटामिन डी जो कॉमन है वो एनिमल्स में है, तो फिश में कॉमन होता है। तो सामन फिश होती है उसमें कॉमन है, टूना है, सी फूड्स हैं, कॉड लिवर ऑयल है। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जिसमें विटामिन डी होता है, जैसे मशरूम्स। मशरूम इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो जो लोग मशरूम्स के शौकीन हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि ये कुछ एग योक है, उसमें विटामिन डी है। तो पौष्टिक आहार से जहां तक सवाल का संबंध है, वो दैट इज मेनली इट इज कैल्शियम, लेकिन मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं, जिंक कहते हैं, तमाम मिनरल्स की भी बात होती है। उतने डिटेल्स तो वो आगे डॉक्टर के बीच में तो कैल्शियम मेन डाइट। हमारे साथ एक और कॉलर है और ये भी कुछ जानना चाहेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं? जी मैडम, ये मतलब ऑर्थराइटिस है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उनका क्या इलाज किया जाए, क्या प्रिकॉशंस किया जाए और उनकी दवाइयाँ क्या उपलब्ध हो पाएंगी? जी, आपकी उम्र क्या है ये भी बता दें प्लीज। जी, उम्र 54। ओके। तो 54 साल की अवस्था में अगर वेट बेयरिंग जॉइंट यानी घुटने के ऊपर आप कह रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपकी डीजेनरेटिव जॉइंट, अगर उम्र बढ़ रही है तो हम लोग ये नहीं कहेंगे 54 साल में बुढ़ापा आ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में 54 साल का जो आदमी है वो 40 साल की जिंदगी जीता है। जी। तो जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उनमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, कार्टिलेज का वियर एंड टियर होता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर आर्थराइटिस के 3 स्टेज होते हैं, 1, 2 और 3, तो पहले और दूसरे स्टेज में तो अधिकांश मरीजों को फिजियोथेरेपी और सिंपल दवाइयों की और व्यायाम की, एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, इन सब की जरूरत होती है। लेकिन स्टेज 3 आर्थराइटिस, जिसको हम लोग एंड स्टेज आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें तो रिप्लेसमेंट ही एक चारा है। लेकिन इस चीज को आइडेंटिफाई करना, तो वो बेटर ये होगा कि आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें, वो आपको राय देगा कि आप किस स्टेज में हैं। हाँ, दवाइयों का रोल अब है लेकिन फूल प्रूफ नहीं है, तो सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, हम लोग मरीजों को लिखते हैं, ये भी बताते हैं कि भाई इसकी दवा नहीं होती है लेकिन ये काफी फायदा कर सकती है।
जी, डॉक्टर साहब कौन कौन सी डायग्नोसिस लिए की जाती है जिससे पता चले कि आर्थराइटिस है, ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इसलिए सवाल अच्छा है जी कि हम लोग पास अक्सर मरीज काफी महंगे महंगे इन्वेस्टिगेशंस करा करके आते हैं। जी अगर हम लोग आर्थराइटिस की बात करें और एज रिलेटेड आर्थराइटिस यानी ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि अधिकांश मरीज घुटने या कूल्हे के होते हैं, हिंदुस्तान में घुटनों के, विदेशों में कूल्हे के, एक एक्सरे एकमात्र ऐसा टूल है जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये मरीज की आर्थराइटिस है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि मरीज को देखना जी और एक उसका एक्सरे करना, ये सफिशिएंट है जिससे आप डायग्नोसिस कर लेंगे और इससे आप उपचार भी कर लेंगे। एमआरआई या सीटी स्कैन आर्थराइटिस के लिए आवश्यक नहीं है। जी कुछ फर्क किस्म की आर्थराइटिस होती है जो कि बीमारी वाली, उसमें हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, वो कम उम्र में होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाती है, गाउटी आर्थराइटिस कहलाती है। वो आर्थराइटिस की किस्म फर्क है, ऐसे 100 किस्म की आर्थराइटिस है। जी जी उनके लिए ट्रीटमेंट अलग है, उनके लिए डायग्नोस्टिक टूल्स अलग हैं, उनके लिए ब्लड टेस्ट हैं। बट जो अधिकांश ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसके लिए केवल एक्सरे पर्याप्त है। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक बनारस से भी कॉलर है। हेलो हाँ हेलो जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, कह रहे हैं कि कमर में जो है कि दर्द हो रहा है हम्म, और जो कि उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? फिर वही जैसे इन्होंने पिछला सवाल पूछा था, आपकी एज क्या है? जी ये आप जो वही 28 28। जी। तो 28 साल की उम्र में अगर बैक एक है तो कॉमनेस्ट रीजन तो पोस्चरल होता है। ये आप चेक कीजिए कि आपका गद्दा ठीक है कि नहीं, आपकी डेली एक्टिविटीज कैसी हैं, आप घर में टीवी कैसे देखते हैं, आप बैठते कैसे हैं, आप काम क्या करते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल या जीवन शैली से रिलेटेड समस्या है। जो दूसरी कॉमन चीज होती है वो अक्सर डिस्क होती है, स्लिप डिस्क। तो उस तरह के मरीजों को आमतौर से फिजियोथेरेपी में रिलीफ मिल जाता है और उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी बराबर बैक एक के पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं। अधिकांश मरीज केवल एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमारे दिमाग में आया हुआ है कि आमतौर पर जो पुरुष हैं या युवक हैं वो बटुआ यानी वॉलेट को अपने पैंट और जीन्स की पीछे की पॉकेट में रखते हैं और काफ़ी हैवी वो होता है वॉलेट, तो क्या उससे भी कुछ परेशानी होती है? उससे कोई संबंध नहीं है। जी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ भी नहीं, ये भ्रम जी, है, जी मिथ जिसका इट इज डेफिनेटली अ मिथ। पर्स को बैक पॉकेट रखने में से कोई संबंध नहीं है किसी भी ऑर्थोपेडिक समस्या का। चलिए, ये यहाँ पर भ्रम दूर हो गया। और डॉक्टर साहब अब इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों में थोड़ा डिफरेंस हमें क्लियर हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब अगर किसी मरीज के जनरलाइज्ड बोन पेन्स हो रहे हैं। जी। अधिकांश मरीज हम लोग को बताते हैं कि कमर में दर्द है, पसलियों में दर्द है, हड्डियां दुखती हैं। जी जी ये ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर कोई मरीज हमारे पास आएगा वो कहेगा कि उसके घुटनों में दर्द है, उसके एंकल में दर्द है, उसकी कलाई में दर्द है, जो कि जॉइंट्स हैं जहां पर मूवमेंट होता है, वो आर्थराइटिस होती है। जी जनरलाइज्ड बोन पेन्स वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। दोनों के जांच के तरीके अलग हैं, दोनों की डायग्नोसिस अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट फर्क है। जी डॉक्टर साहब शाहजहांपुर से भी कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब, जी मैं ये पोलियो का मरीज हूँ, 71 वर्ष मेरी आयु है। हेलो जी जी आपको हम सुन रहे हैं, बताइए। 71 वर्ष मेरी आयु है। जी मैं पोलियो का मरीज हूँ बचपन से, ओके मगर फिर भी मैं अपना काम चलाता था। अर्ली एज में तो खैर मैं साइकिल वगैरह सब करता था, कार भी चला लेता हूँ, जी ऑटो ट्रांसमिशन वाली। इधर लगभग 1-1.5 महीने से मैं बिल्कुल लोड नहीं डाल पा रहा, राइट लेग में मेनली, लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में जी लोड नहीं पड़ता, तो उससे मूवमेंट बड़ी डिफिकल्टी आ रही है। वैसे कभी मैंने कमजोरी नहीं पाई अपनी, मूवमेंट हर तरह से मैं करता था। वैसे व्हील चेयर में यूज कर रहा हूँ अभी समय, जी ऐसा है मगर कि मूवमेंट में अब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, है। पोलियो के मरीजों में प्रोग्रेसिव वीकनेस नहीं होती, यानी कि आपकी जो एक फिक्स्ड वीकनेस जब हुई होगी पोलियो की वजह से, वो वीकनेस फिक्स रहती है। हाँ, जिस समय उम्र कम थी उस समय नेचुरली विल भी ज्यादा थी, आदमी की बाकी शक्तियां भी रहती हैं और उन वजहों से सब कुछ मरीज कर ले जाता है। जैसे आपकी एज हुई तो आपको कुछ और कॉज भी देखना चाहिए, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि रीढ़ की वजह से आपका पैर लोड ना ले रहा हो, या कूल्हे के जोड़ में कोई दिक्कत हो, या घुटने के जोड़ में दिक्कत हो। तो एक वजह ये हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे एज ज्यादा बढ़ती है
तो पोलियो के पेशेंट्स में दिक्कत आती है, क्योंकि होता ये कि और मसल्स भी कुछ वीक पड़ती हैं उम्र की वजह से, और कम उम्र में वो बाकी मांसपेशियों से कॉम्पेंसेट कर लेता है उसको, वीकनेस को। तो एक बार आप सलाह करें कि कहीं ऐसा ना हो अगर कोई करेक्टेबल वजह हो, अगर सिर्फ उम्र के साथ दिक्कत आई है तो वो तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई और वजह है तो वो करेक्ट होकर के आपकी चाल बेटर हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बढ़ती उम्र में जो लोगों को समस्या होती है, चाहे वो जोड़ों की समस्या हो या फ्रैक्चर की समस्या हो, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्चर की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर को कैसे रोका जाए उन लोगों के लिए जो ज़्यादा उम्र के हैं? हाँ, ज़्यादा उम्र के लोगों में अधिकांश जो है फ्रैक्चर्स होते हैं वो एक सिंपल फॉल से होते हैं। अगर एक 20 साल का बच्चा कहें या 10 साल का बच्चा हुआ, 20 साल का एडल्ट हुआ, 30 साल का हुआ, ये लोग भी बाथरूम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि गिरते रहते हैं, लेकिन उनके फ्रैक्चर्स नहीं होते हैं जी। लेकिन जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस होती है बढ़ती उम्र के साथ, सिंपल जो सबसे कॉमन हम लोग को सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब हमारी दादी, हमारी माँ बाथरूम में गिर गई, 80 साल की है, कूल्हे में दर्द बता रही है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है जी। तो ये कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया है। तो हम लोग इन पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अधिकांश अगर कूल्हे का फ्रैक्चर है, चाहे 100 साल की उम्र हो, चाहे 80 की हो, चाहे 90 की हो, उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है जी। हाँ, रोकथाम के लिए ये ध्यान रखें कि बुजुर्गों को सेफ रखें, बाथरूम्स ड्राई रहें, रेलिंग्स लगी रहें, कारपेट्स, चादर, गिरना यू हैव टू प्रिवेंट अ फॉल, आदमी गिरने ना पाए। लेकिन गिर गया और फ्रैक्चर हो गया तो उसके लिए हम लोग के पास सफल इलाज है। एनेस्थीसिया एडवांस्ड और सेफ हो चुका है, ऑपरेशन मैंडेटरी है। इसको गलत, इस धारणा को हटा दें, अगर बुजुर्ग में कूल्हे की हड्डी टूटी है और बगैर ऑपरेशन के इलाज हो सकता है तो इस धारणा को बिल्कुल हटा देना चाहिए। ऑपरेशन उसका एक इलाज है और ऑपरेशन सफल है। डिपेंड ये करता है कि अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं, वो पेशेंट की सामर्थ्य उस पर डिपेंड करता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है बनारस से, एक बार फिर से। हेलो 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 जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, हमारे ठेहुने में दर्द है, उम्र हमारी 60 साल की है जी। अब कोई उपाय तो बताइए। नहीं, घुटने में दर्द है जी सर? नहीं, घुटने में दर्द है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दर्द कितना है, कितना चल पाते हैं, जोड़ में तिरछापन आया है कि नहीं, मूवमेंट कितना है, अगर आपकी रोज की दिनचर्या डिस्टर्ब्ड है कि नहीं डिस्टर्ब्ड है। अगर आपको दिनचर्या नहीं डिस्टर्ब्ड है और केवल दर्द रहता है तो अपनी आप जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए, जैसे जमीन पर ना बैठें, पलथी ना मारें, सीढ़ियाँ थोड़ी अवॉइड करें, टॉयलेट वेस्टर्न इस्तेमाल करें, खड़े होकर नहाएं, मतलब आपको लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और साथ में रेगुलर नी एक्सरसाइजेस, बेटर होगा किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, दर्द की दवाओं का सेवन कम करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है तो उसमें एक शल्य चिकित्सा एक सफल उपचार है, जिसमें कि हम लोग रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं और काफ़ी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ शल्य चिकित्सा की बात हो रही है तो बहुत सारे जो पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं उनको आप क्या सलाह देते हैं कि कैसी कैसी सावधानी रखनी चाहिए? एक बार ये डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कौन सा हुआ है, फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट वाला की राय दी जाती है। जो अगर आप ये मुझसे रिप्लेसमेंट, क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, नीज और हिप्स रिप्लेस करता हूँ, उनके बारे में पूछें तो उनमें कुछ पेशेंट्स को, अब तो ऐसा ना कि कुछ तो भ्रांतियाँ भी हैं, भ्रांति दूर होनी चाहिए। मरीज आते हैं हम लोग पास कि डॉक्टर साहब घुटना मेरा बदल जाएगा, मैं जमीन पे बैठ लूंगा कि नहीं, नमाज पढ़ सकूंगा जी। तो ये एक्चुअली नीज और ये सब इस तरह के डिजाइन अब हो गए हैं कि ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको लंबा चलाना है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा ना करें, जमीन पे ना बैठें, पलथी ना मारें। ये संभव है क्योंकि ये एशियन पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं जी। लेकिन जितने ज्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट्स होंगे तो फिर वो और ज्यादा क्षतिग्रस्त होंगे। दूसरा जो सबसे चीज मरीज को समझनी है इम्पोर्टेंट, कि इन्फेक्शन जो है वो सबसे नुकसानदायक है। तो अगर जिसका रिप्लेसमेंट हो गया है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि यूरिन में इन्फेक्शन ना हो, हाइजीन मेंटेन करे, दांत में भी इन्फेक्शन है तो दांत के डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि एक बार जोड़ अगर इन्फेक्ट होता है तो उसको बचा पाना मुश्किल होता है। जी। और डॉक्टर साहब, योग और एक्सरसाइज का भी कुछ रोल है यहाँ? योग और एक्सरसाइज का काफी ठीक ठाक रोल है। हम लोग एडवाइस करते हैं, एक्चुअली अगर योग के बारे में पूछें तो वही एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी ओनली, वो व्यायाम बताते हैं। हम लोग भी फिजियोथेरेपी में वही चीज बताते हैं। फर्क इस चीज का है,
कौन सा आसन करना है ये अपने डॉक्टर से पूछ लें। भाई डॉक्टर हो सकता है योग खुद ना करता हो तो नहीं मालूम कौन सा आसन कैसा है, जी। तो आप उसको बताइए और वो उसको बताए कि कैसे उसको करेक्ट करना है। जी बिल्कुल। और दर्शकों, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं अपना अंतिम सेगमेंट हेल्थ टिप्स का। तो आइए संक्षेप में और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स जानते हैं अपने सेगमेंट हेल्थ टिप्स में। हमने 3 विषयों के बारे में बात की। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो सबसे पहली चीज ये है कि वाहन पे ध्यान रखें, स्पीडिंग ना हो, अल्कोहल इंटेक ना हो। तो उसको अगर प्रिवेंट करना है तो ये तो इसके ऊपर बहुत लंबा विषय है, रोड सेफ्टी के ऊपर उस चीज़ को फॉलो करें, हेलमेट लगाएं। तो सरकार इन सब चीज़ों पे काफ़ी कुछ कर रही है। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, मैंने एक बार पहले भी ये चीज़ बताई कि बुजुर्गों में फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है, जरा सा गिरेंगे और कहीं की हड्डी टूट जाएगी। तो उन लोग को सुरक्षित रखें, अपना बाथरूम और बाकी जगह में पानी या फिसलन ना हो, और साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई उनकी मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो जगह जगह पे रेलिंग्स या बाथरूम में आप बैठे हैं तो कैसे वो उठ जाए। और दूसरा, अगर मान लीजिए कुछ फ्रैक्चर या इस तरह की कोई चीज़ उसके हो भी गई है तो उसका ट्रांसपोर्ट, उसको शिफ्ट करना, उसको कैसे आप इलाज कराएं, क्योंकि एक 80 या 90 साल के मरीज में भी जिसमें शल्य चिकित्सा होनी है बिल्कुल सफल है। और इस भ्रांति को दिमाग से हटा दें कि इनकी उम्र बहुत है, कैसे होगा, क्योंकि ये इसी उम्र की प्रॉब्लम है। और आखिरी जहाँ तक सवाल है वो आर्थराइटिस का, उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। हिंदुस्तान में घुटने की आर्थराइटिस बहुत कॉमन है और वो वेट बियरिंग जॉइंट है। वेट बियरिंग जॉइंट में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी। विदेशों में कूल्हे की आर्थराइटिस होती है। तो अगर घुटने की आर्थराइटिस से बचना है तो अपने वजन पे खास ध्यान रखें। अधिकांश मरीजों की जो दिक्कत होती है वो वेट से होती है। अगर वेट बढ़ेगा आपका तो आपके जोड़ खराब होंगे, जोड़ की लोडिंग होगी। दूसरा, नियमित व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें। एक जो खास बात बताई जा सकती है वो साइकिल के बारे में, साइकिलिंग इज गुड। दर्शकों, जैसा कि आपको हेल्थ टिप्स में बताई गई जानकारी, तो निश्चित रूप से आपको इतना तो पता ही चल गया है कि अगर शरीर है तो कुछ समस्याएं होंगी और समस्याएं हैं तो उसका निदान भी अवश्य होगा। बस अपना इलाज की ओर ध्यान दीजिए और साथ ही अपना मनोबल हमेशा ही ऊंचा बनाए रखिए। अब वक्त हो चुका है कि हम आप सभी को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें कॉल किया, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्टूडियो में आकर बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही अब हम और हमारी पूरी टीम आपसे आज के कार्यक्रम के लिए लेती है इजाजत। हम कहेंगे कि मिलेंगे हम दोबारा आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DDUP पर अपना कार्यक्रम सेहत आपकी, क्योंकि DDUP को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाएंगे सेहत आपकी। नमस्कार।